आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया से संबंधित इस कार्यशाला में देश भर से मीडिया शिक्षक और शोधार्थी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब लागू हो चुकी है। हमारा विश्वविद्यालय देश के प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है अपने विश्वविद्यालय, जिसमें से 5 मीडिया से संबंधित है। सो वी हैव रोल्ड आउट 7 कोर्सेज ऑफ विच 5 आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू मीडिया। और इस प्रकार एनईपी को इस वक्त भी मेरे विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित किया है एनईपी और उसके क्रियान्वयन को लेकर, जो एआईसीटीई के अटल अकेडमी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। सुबह भी मेरा वहीं एक सत्र था। तो एनईपी को लागू करने की दिशा में देश के पहले विश्वविद्यालयों में से हम लोग हैं, एक लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस संदर्भ में हम लोगों को मीडिया शिक्षा के वर्तमान और भविष्य को समझने की आवश्यकता है। आप में से कई लोग मीडिया शिक्षण से जुड़े हुए हैं और रुचि रखते हैं या मीडिया में शोध कर रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो समय मुझे दिया गया है उसके अंतर्गत कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में और मीडिया शिक्षण का एक सिंहावलोकन करने का प्रयास करें। हम लोग इस वर्ष एक शताब्दी मना रहे हैं मीडिया शिक्षण का, जो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। जो प्रयास आज 100 वर्ष हो गए। लगता नहीं है मीडिया is still considered or mass communication, education is still considered a very young discipline, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मीडिया एजुकेशन में एकेडमिक ओरिएंटेशन कम रहा है और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसलिए ऐसे डिसिप्लिन जो है वो उभर नहीं पाया। तो उभर नहीं पाया एज ए डिसिप्लिन, तो उसके कारण कई विश्वविद्यालयों में अभी भी जो भाषा विभाग है वो पत्रकारिता का भी शिक्षण कराती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो यही हाल है, या तो अंग्रेजी विभाग कराती है या हिंदी विभाग। पत्रकारिता विभाग जो है कम जगह ही है और पत्रकारिता को एक स्कूल के नाते, एक डिपार्टमेंट के नाते बहुत जगह नहीं देखा जा रहा है। पत्रकारिता शिक्षण में कोई मानक भी नहीं है। देयर इज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हम लोग जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, मीडिया एजुकेशन की या किसी और क्षेत्र में एजुकेशन की, मेडिकल एजुकेशन, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अब नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से हो गया है, वो सुनिश्चित करती है कि पाठ्यक्रम क्या हो, सुविधाएं क्या हो, मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, जो मेडिकल में जो है, आयुर्विज्ञान में जो भी पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसी प्रकार आप डेंटल काउंसिल देख लीजिए। कानून में अगर आप कोई एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको वकालत की लाइसेंस मिलती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। देयर इज ए प्रोसीजर। आपको जो एलएलबी है वो मान्यता प्राप्त बार काउंसिल द्वारा जो अनुमोदित संस्थाएं हैं वहीं आप लॉ पढ़ा सकते हैं। इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, आप एआईसीटीई के अप्रूवल के बगैर नहीं चला सकते। लेकिन मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जहां
कोई भी गली नुक्कड़ में अपना मीडिया संस्था शुरू कर सकता है। कल को समझ लीजिए मैं रिटायर हो गया, मैंने कह दिया कहीं ढंग की नौकरी मिल नहीं रही है, चलो अपने घर के पीछे एक कमरे में जो है मीडिया स्कूल शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चे आ भी जाएंगे, भाई केजी सुरेश का क्लास है तो आ भी जाएंगे। अब उसमें अब तो कैमरा की भी जरूरत नहीं है, एक मोबाइल रख देंगे और थोड़ा सा एक क्रोमा लगा देंगे, एक हरा पर्दा लगा देंगे, हो गया मीडिया स्कूल। कोई पूछने वाला नहीं है। और दिल्ली में खुद अगर आप गली नुक्कड़ में देखेंगे तो इस ग्लैमर का फायदा उठाते हुए बच्चों को गुमराह करके कई लाखों रुपए उनसे लिया जाता है, ये दिलाकर कि आपको रिपोर्टर बनाएंगे, ग्लैमर बनाएंगे। वो कई टेलीविजन चैनलों ने भी अब अपना मीडिया स्कूल शुरू कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, इन ब्रीडिंग हो रहा है। वो बाहर के अच्छे विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों से विद्यार्थियों को नहीं ले रहे हैं। आपके यहां जो है, जो बच्चे आते हैं वो जो मोटा फीस देते हैं, उसी फीस में से आप जो है उनको इंटर्नशिप भी दिलाते हैं, उनको नौकरी भी, उन्हीं के पैसा उनको रिसाइकिल करके वापस दे दिया जाता है। ये भी होता है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा यह है कि कुछ मानक तय होने चाहिए मीडिया एजुकेशन में। जब तभी जाकर जो है ये तभी हो पाएगा जब हम ये मैंडेटरी कर दें। अब कई लोग इसके विरोधी हैं, मैं जानता हूं, मेनी पीपल ओपोज दिस, कि मीडिया एजुकेशन की क्या जरूरत है मीडिया करने के लिए। हमारे पूर्व में इतने बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार रह चुके हैं, उन्होंने कोई कोर्स थोड़ी किया था। अब पूर्व में जो वैद्य रह चुके हैं उन्होंने भी कभी कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन आज बीएएमएस या बीएचएमएस नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, नहीं तो आप क्वैक कहलाएंगे। लेकिन हमारे यहां अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी अखबार चला सकता है, कोई भी चैनल चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। पत्रकार होने का कहीं भी कोई मान्यता जिसको कहते हैं उसका आधार नहीं तय हुआ है। मीडिया शिक्षण अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब अनिवार्यता जब तक नहीं आएगी, और आप कहेंगे इसलिए कई पश्चिम से हमने शब्दावली को हमने उठाया है, जैसे नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिस्ट। कभी आपने सिटीजन डॉक्टर सुना है क्या? सिटीजन इंजीनियर सुना है क्या? सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना है क्या? नहीं सुना। तो अगर डॉक्टर जो है वो सिटीजन नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता, तो 4 लाइन राजनीति पर लिख दें और 2-4 गाली दे सकता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सकता है, तो वो कैसे सिटीजन जर्नलिस्ट बन गया? मैं कह रहा हूं कि सिटीजन को कम्युनिकेट करने का पूरा अधिकार है। ही और शी कैन बी ए सिटीजन कम्युनिकेटर, बट नॉट ए जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म कुछ मापदंड रहता है जर्नलिज्म में कुछ, और वो सिर्फ सोशल मीडिया कैसे उपयोग करना है या कुछ लिखने के लिए आ गया तो उससे नहीं होता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब जर्नलिज्म के जो थ्योरीज है कम्युनिकेशन के, उसको समझने की आवश्यकता है। जर्नलिज्म मतलब भारत के संविधान को समझने की आवश्यकता है। जर्नलिज्म मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन को समझने की आवश्यकता है। जर्नलिज्म मतलब आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए कानून आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत अवमानना, अश्लीलता, इन सब विषयों की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। जर्नलिज्म मतलब नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मैंने एक बार एक बड़े संस्था में मैंने साक्षात्कार किया कुछ बच्चों का, तो उनमें से एक आध ने कहा कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों बनना चाहते हो? तो उन्होंने कह दिया कि हम वीडियो बनाएंगे और पैसा बनाएंगे।
यानी हम ब्लैकमेल करेंगे, शुद्ध रूप से हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि जर्नलिज्म मतलब स्टिंग ऑपरेशन करना है, पैसे लेना है। तो कहीं मूल्य, नैतिकता, तो हमने कह दिया आप तो महान हो, आप तो पत्रकार बन चुके हो, अब आपको कोर्स में आने की क्या आवश्यकता है, इतना कृपा हम पर करिए, आप तो पढ़ा सकते हैं। तो ये एक अवधारणा बन गई है, कोई भी पत्रकार बन सकता है, कोई भी पत्रकार नहीं बन सकता है। तब तो हम लोगों को खाली बैठना चाहिए घर में, कोई भी पत्रकार बन सकता है। पत्रकारिता, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को इतनी मान्यता मिले कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल के रूप में इसका स्वीकार किया जाए। पत्रकारिता में एकेडमिक्स को तैयार करने की आवश्यकता है। अभी क्या हो रहा है, इंडस्ट्री से निकले हुए लोग या निकाले हुए लोग, रिटायर्ड लोग या कुछ वर्ष बिताने के बाद उनको लगता है ढंग की नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है, चलो शिक्षण करते हैं। पत्रकारिता, मीडिया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है जॉबलेस लोगों के लिए। मीडिया एजुकेशन के लिए शुरुआत से ही आपके अंदर रुझान होना चाहिए। आपका अनुभव हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर एकेडमिक ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। क्षमा करना, मैं खुद मीडिया कर्मी हूं, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि मीडिया कर्मी जब आके क्लास लेते हैं तो क्लास में सब्सटेंस कम होता है और उनके व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा होते हैं। मैंने ये किया था, मैंने 1972 में ये किया था, 1991 में मैंने ये किया था। अच्छा है, उदाहरण जरूरी है, लेकिन 1992 में आपने क्या किया था, वो 2022 में उस बच्चे को कैसे काम आएगा, वो ज्यादा जरूरी है। अब मैं तो अक्सर कहता हूं कि मीडिया का दो ईरा है। एक, जैसे हम इतिहास को, तारीख को भी डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, बीसी एंड एडी, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, उसी प्रकार मीडिया का दो भाग है, बीजी और एजी, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल वाले हैं एंड वी आर डिजिटल माइग्रेंट्स। हम लोगों ने टाइपराइटर इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखी, QWERT, मैनुअली काम करते थे कलम से, उसमें से निकलकर हम लोग अब कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इसमें काम करने लग गए, सीखा। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो तो पैदा ही हुई स्मार्टफोन के साथ। उनको रिसर्च का मतलब है गूगल सर्च। हम लोग पुस्तकालय में जाते थे, आर्काइव्स में जाते थे, वहां ढूंढते थे, बैकग्राउंडिंग ढूंढते थे, लेकिन अब कुछ नहीं, गूगल बाबा शरणम, सब कुछ मिल गया। इससे हटके आज मैं क्या दे पाऊंगा, कौन सी नई सीख है। तो इसलिए मीडिया एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दिस कांस्टेंट इंटरफेस बिटवीन मीडिया, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। 10 साल पहले क्या हुआ था, मेरा जो आखिरी पद था, मैं 2015 में, मीडिया का लास्ट असाइनमेंट मेरा था दूरदर्शन के संपादक के नाते। आज उसके 6 साल हो गए। 3 साल उसके बाद मैं महानिदेशक रहा भारतीय जनसंचार संस्थान में, फिर मीडिया स्कूल का एस्टेब्लिश किया यूपीएस में, और अब यहां आ गया हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब मैं 6 साल पुराना हो गया हूं। आज जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके हिसाब से मैं अभी नहीं जानता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। मेरे उस समय में 2015 में, मुझे आज भी याद है, जब नेपाल में भूकंप हुआ था तो हमने पटना से डीएसएनजी की गाड़ी भेजी थी, हमने ओबी वैन भेजा था। आज मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ना करे 2021 में अगर कोई घटना घटी
तो मुझे सिर्फ स्मार्टफोन देना है अपने करेस्पॉन्डेंट को और कहना है जाओ। 6 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। आज बड़े बड़े चैनल इस मोबाइल फोन को लेकर चला रहे हैं, पूरा कवरेज। स्मार्टफोन के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है। आज DSNG वैन, OB वैन, लाइव व्यू कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं अपने घर में बैठ के टेलीविजन में पैनलिस्ट के तौर पर बैठा करता था, तो मैं अपने घर का मोहल्ले का सबसे बड़ा VVIP होता था, क्योंकि 4-4 OB वैन लगी रहती थी, एक के पीछे एक उनका टाइमिंग होता था, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। घर में पूरे तार का एक पूरा लंबा जो है लाइन जो है, वो गाड़ी मेरे घर के बाहर जो दीवार है उसमें मेन रोड में खड़ी रहती थी, वहां से तार खींचते थे मेरे घर तक। तो पूरे मोहल्ले को पता था बड़ा आदमी रहता है इधर, इतने मीडिया वाले आते हैं। आज भी मैं मीडिया में प्रोग्राम में बीच बीच में जाता हूं, लेकिन आज वो एक चुपचाप एक लिंक भेज देते हैं, मैं उस लिंक को क्लिक करता हूं और जुड़ जाता हूं। कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया। तो 6 साल में इतना कुछ बदल गया। अगर आज मैं जाके टेलीविजन का क्लासरूम लूं तो मैं उसका इतिहास तो बता सकता हूं, लेकिन उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। तो इसलिए ये कांस्टेंट इंटरफेस इज रिक्वायर्ड। आउटडेटेड नहीं हो सकता है शिक्षा, क्योंकि जब विद्यार्थी जब इंडस्ट्री में जाता है तो सबसे पहले उसको बताया जाता है, जो वरिष्ठ पत्रकार है वो बताते हैं, बेटा अभी तक जो सीख के आए हो भूल जाओ, अब हम तुम्हें सिखाते हैं। ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं एक संवादहीनता है। बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया कुछ और था, यहां तो कुछ और हो रहा है। इसका कारण यह है कि मैंने 10 साल पुराने टीचर से पढ़वाया, और मेरे जो टीचर्स हैं, जो थ्योरी बेस्ड टीचर्स हैं, उन्होंने कभी इंडस्ट्री की तरफ देखा नहीं। तो ये काफी नहीं है कि इंडस्ट्री वाले आके क्लास लें, बल्कि ये भी जरूरी है कि एकेडमिक वाले इंडस्ट्री में भी जाएं। ये दोनों आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। क्या आज हम मात्र रिपोर्टिंग पढ़ा के हम क्या स्टूडेंट्स को नौकरी दिला सकते हैं? क्या आज की जरूरतों के लिए क्या हमारा स्टूडेंट तैयार है? क्या इजी इंडस्ट्री रेडी? आज इंडस्ट्री के बदलते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जब आपको 6 साल के अंदर का बदलाव बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस गति से जा रही है, कोई भी शैक्षणिक संस्था उस गति से टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं ला सकती है। कोई शैक्षणिक संस्था के पास इतना पैसा नहीं है। हम तो सरकारी संस्थाएं हैं, हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं है। हम जब तक बजट बनाते हैं स्टूडियो बनाने का 10 साल निकल जाता है, स्टूडियो बनते बनते। तब तक वो स्टूडियो सबसे आउटडेटेड स्टूडियो होता है। तो इसको कैसे हम लगाए रखें? यानी कि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की आवश्यकता है आज मीडिया एजुकेशन में। आज मीडिया एजुकेशन में आवश्यकता है एकेडमिक कोलैबोरेशन का। आपके विश्वविद्यालय में शायद वो क्षमता नहीं है जो मेरे पास है, और मेरे विश्वविद्यालय में वो क्षमता नहीं है जो आपके पास है। और मेरे लिए बहुत ज्यादा निवेश की बात है अगर मैं वो क्षमता को यहां तैयार करूं, जो मेरी सीमा है एक सरकारी संस्था के नाते। आई हैव ए लिमिटेशन, सो हाउ डू आई गो अबाउट इट? मैं और आप आपस में सहमत हो जाते हैं कि आपका सुविधाओं का और संकाय का लाभ मेरे छात्रों को मिलेगा, और मेरे सुविधाओं और संकाय का लाभ आपके छात्रों को मिलेगा। दैट इज So today we are no more talking about competition. We are talking about cooperation and collaboration. अभी भोपाल में, जो लोग भोपाल से परिचित हैं,
यहां एक बड़ा विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। वहां पत्रकारिता नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां एनवायरमेंटल साइंसेस है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। हमने उधर बात की, हमने कह दिया हमने एनईपी में प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो क्या हम जेनरिक इलेक्टिव में हमारे विद्यार्थियों को हम एनवायरमेंटल साइंस एज एन इलेक्टिव ऑप्शन दे सकते हैं क्या? तो मेरा विद्यार्थी जब उसे एक जेनरिक इलेक्टिव सिलेक्ट करेगा, उसको क्रेडिट्स मिलेगा, प्लस वो एक एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट भी बन सकता है, क्योंकि उसको एनवायरमेंटल साइंसेस में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट से सिखाएगी। जबकि मैं अपने यहां एनवायरमेंटल क्या क्या शुरू कर सकता हूं, मेरी सीमाएं हैं। एक राजकीय विश्वविद्यालय होने के नाते, एक शासकीय विश्वविद्यालय होने के नाते मैं पर्यावरण विदा भी शुरू करूं, मैं स्वास्थ्य पत्रकारिता भी मैं शुरू करूं, मैं जो हूं डिफेंस पत्रकारिता भी शुरू करूं, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो क्या कर सकता हूं, मैं एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेशन करूंगा और उनसे कहूंगा कि आपके डिफेंस के जो कोर्सेस है एज एन इलेक्टिव मुझे दें, और आपके जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको मैं मोबाइल पत्रकारिता सिखा सकता हूं, क्योंकि आज कम्युनिकेशन उनको भी सीखना है। मैं उनको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रदान कर सकता हूं। मैंने राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बताया कि आपको जो है अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी सीखना है तो आपको ऐसा इलेक्टिव आप मेरे विश्वविद्यालय से ले लो। उद्देश्य क्या है? कोलैबोरेशन और डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज द फोकस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ऑन इंटरडिसिप्लिनैरिटी। इंटरडिसिप्लिनैरिटी है आज क्या, अंतर विषयी बनाना है, यानी कि मेडिकल का स्टूडेंट भी म्यूजिक सीखेगा और साइंस का स्टूडेंट जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेगा। इंटरडिसिप्लिनरी होने में एक व्यक्ति अपने लेटेंट क्रिएटिव एबिलिटीज को जगा पाएगा, हम विशेषज्ञों को तैयार कर पाएंगे। सीख जर्नलिज्म रहे हैं लेकिन साथ में साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के साइंस कम्युनिकेटर्स हम तैयार कर पाएंगे। पत्रकारिता सीख रहे हैं लेकिन साथ में पब्लिक हेल्थ इश्यूज पर हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वो आगे चलकर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, जो आज की तारीख में सबसे जरूरत है। कोविड के बाद सबको आवश्यकता है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के, तो एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग, क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कैसे कवरेज किया जाए यह सिखाया जाएगा। क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होता है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है हमारे देश में हर साल, सुनामी होता है, स्नोफॉल होता है, आवलांच होते हैं। हाउ टू रिपोर्ट क्राइसिस सिचुएशंस, आग लगती है, दुर्घटनाएं होती है, बिल्डिंगें गिरती है, किन विषयों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, आतंकवादी घटनाएं होती है, दंगे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग। जब स्पेशलिस्ट नहीं होता है तो गलतियां होती है। रेप विक्टिम का नाम नहीं जाना चाहिए लेकिन रेप विक्टिम का नाम दे दिया जाता है। दंगे में कम्युनिटीज का नाम नहीं होना चाहिए लेकिन कम्युनिटीज का नाम आ जाता है, इसलिए दूसरे जगहों में भी फिर दंगा भड़कता है। फंडामेंटल्स को हम भूल जाते हैं। अब आगे चल के व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर देयर। एक फिक्की KPMG का आंकड़ा बताता है
एक फिक्की केपीएमजी का आंकड़ा यह बताता है कि एवीजीसी सेक्टर में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, सिर्फ इसी सत्र में इसी सेगमेंट में 16,000 स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। अब ये 16,000 स्किल्ड कहां से लाएंगे आप? यानी कि हमें ट्रेडिशनल मीडिया से हटके हम जो सिखाते हैं प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल, इसके आगे बढ़ के हमें एनिमेशन भी सिखाना होगा, ग्राफिक्स भी जरूर सिखाना होगा, हमको कॉमिक्स सिखाना होगा, विजुअल इफेक्ट सिखाना होगा, रोबोटिक्स सिखाना होगा, ड्रोन जर्नलिज्म सिखाना होगा। इस पूरे कोविड के हालात में हॉटस्पॉट्स में, आइसोलेशन वार्ड्स में, सेमेट्रीज में, क्रिमेशन ग्राउंड्स में सबसे सेफ तरीका था ड्रोन के माध्यम से रिपोर्टिंग करना, बगैर भीड़ में घुसे ओवरव्यू लेना, बगैर संक्रमित हुए। ड्रोन का उपयोग, अब लिबरलाइज ड्रोन्स के बारे में सरकार ने बहुत सारे नियम को बदल दिए। आज आसान हो गया है ड्रोन को ऑब्टेन करना, ड्रोन पे काम करना। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, शादी ब्याह में यूज किए जा रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में क्यों नहीं यूज किया जा सकता? बच्चों को हम रेडियो सिखाते हैं, लेकिन क्या हम रेडियो के साथ साथ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हम लोग ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं क्या? पॉडकास्ट के बारे में सिखाते हैं क्या? वॉइस ओवर्स के बारे में सिखाते हैं क्या? डबिंग के बारे में सिखाते हैं क्या? हमको सोचना पड़ेगा इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। एनिमेशन, आज बहुत सारे ऐसे मैं बच्चों को देखता हूं अपने परिवार में और दोस्तों के सर्कल में, जो दिन भर एनिमेशन देखते रहते हैं। लेकिन कौन सा एनिमेशन देख रहे हैं? अमेरिकन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज। भारतीय कंटेंट कहां है? वेयर इज इंडियन कंटेंट? वी हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन दिस कंट्री। रामायण महाभारत से लेकर जातक कथाएं और पंचतंत्र कथा वाचन की एक परंपरा इस देश में सदियों से चलती आ रही है। बट वाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू टेल दीज ब्यूटिफुल स्टोरीज इन द करेंट situation? Why are we not using technology to tell these stories? तेनाली राम की कहानियां, राजा बीरबल की कहानियां क्यों नहीं है हमारे पास वो क्षमता? Mass communication institutions are catering to the requirements of the traditional media, whereas media is changing like anything. आज शॉर्ट फिल्म्स को बहुत बड़ा पुश मिला है। कम से कम 1 दर्जन फिल्म फेस्टिवल्स को तो मैं अटेंड कर चुका हूं। अब फरवरी में हम लोग चित्र भारती नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। पूरे देश भर से फिल्म्स को हमने सितंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक डिफरेंट थीम्स में हम लोगों ने इनवाइट किया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, इट कैन बी शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, व्हाटएवर। शॉर्ट फिल्म्स, आज टेक्नोलॉजी हैज enabled you to make short films with using your mobile phones.
क्या हम कर रहे हैं? क्या हम सिखा रहे हैं? क्या मैंने आईएमसी में ये प्रयोग किया था और सफल प्रयोग, बच्चे जो है फर्स्ट प्राइज जीत के आए। आज दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स हैं, ऑनलाइन वीडियो फेस्टिवल्स हैं। इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कर पा रहे हैं क्या? इन डायमेंशंस को हमें समझने की जरूरत है। द बिग पुश गिवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फॉर रिसर्च। हम रिसर्च के क्षेत्र में मीडिया एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? क्या हम क्वालिटी जर्नल्स को, जब मैंने आईएमसी में था तो मैंने कम्युनिकेटर को और संचार माध्यम को रिवाइव किया, और अब यहां आने के बाद सबसे पहला काम किया मीडिया मीमांसा को मैंने रिवाइव किया, जो हमारा द्विभाषीय, बाइलिंगुअल, पीयर रिव्यूड, ब्लाइंड पीयर रिव्यूड क्वार्टरली जर्नल है। इंटरनेशनल जर्नल्स है जिसमें वी शुड बी पब्लिशिंग। हम क्या इनोवेशन को जगह दे रहे हैं? क्या मीडिया एजुकेशन में क्रिएटिविटी को दे रहे हैं? क्या अभी हमारे एक पीएचडी शोधार्थी ने मंडला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर काम किया और पूरा उसका एक मंडला मॉडल तैयार किया। हमने कह दिया कि भाई पेटेंट कराओ इसको तुम। हम पश्चिमी मॉडल्स को ही हम सीखते आए हैं। Why can't we develop our own models? करना चाहिए, पेटेंट लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई कठिन काम तो है नहीं। इसलिए हमें इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। रिसर्च which has been reduced to Google search. रिसर्च एंड पब्लिकेशन, मेरे लिए पब्लिकेशन मात्र एक एपीआई स्कोर शीट नहीं है। मेरे लिए पब्लिकेशन, आई कंसिडर कि एक पब्लिकेशन मेरा सफल है जब मुझे साइटेशंस मिलेंगे, इंटरनेशनली मुझे रेफर किया जाएगा, मुझे साइट किया जाएगा इंटरनेशनल जर्नल्स में। हम लोग भारतीय मुद्दों पर, भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या विमर्श को तैयार करते हैं क्या? या हम लोग पश्चिम को एम्युलेट कर रहे हैं? ब्लाइंड एम्युलेशन ऑफ द वेस्ट। अच्छी चीजें तो जरूर लेना चाहिए, बट ब्लाइंड एम्युलेशन नो, कॉपी पेस्टिंग नो। हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे यहां भी संचार की एक परंपरा रही है, but we have always been learning only the Western models of communication. भरत मुनि से लेकर गांधी जी तक एक लंबी परंपरा रही है हमारे यहां संचार का। क्या महात्मा गांधी से बड़े कोई संचारक 20वीं शताब्दी में रहे हैं क्या? ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर उनका तो हर चीज प्रतीकात्मक था। वो अगर लाठी भी पकड़ते थे उससे भी संचार करते थे, वो जो धोती पहनते थे उससे भी वो मैसेज देते थे। तभी वो कहते थे माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरी जिंदगी मेरा संदेश है, मेरा जीवन मेरा संदेश है। ऐसे पावरफुल कम्युनिकेटर थे जो उस जमाने में, जब कोई टेलीविजन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, अगर वो उपवास में बैठ जाते तो देश भर के दंगे रुक जाते थे। दैट वाज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या था? वो क्या पावर था कि स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में जाते हैं सितंबर 11 को, और वहां डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह देते हैं, और पूरा अमेरिका जो है उठ खड़ा होता है कि ये कौन आ गया भाई, क्या है? व्हाट इज दैट कम्युनिकेशन? We need to understand that we have a rich tradition of communication. We have a rich tradition of questions and answers. आज पूरा focus on NEP is about
critical thinking and प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप भगवत गीता का क्या है, भगवत गीता में प्रश्नोत्तरी ही तो है। हर तरह का प्रश्न जो है अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं, तो फिर अगला उसी में से एक और सवाल निकाल के पूछते हैं। क्या, इट्स एन इंटरव्यू। यक्ष प्रश्न के बारे में हमारे यहां परंपरा रही है। नचिकेता और यम के बीच में हमने जो है यहां एक परंपरा रही है। आदिशंकर और मंडन मिश्र के बीच में एक विमर्श की परंपरा रही है। डायलॉग, डिस्कोर्स, क्वेश्चंस, ये भी तो एक कम्युनिकेशन मॉडल हमारे देश में भी तो तैयार हुआ था। Isn't it our duty to enrich our students with those traditions that we have had in this country, or is it that we dismiss all of them as nonsense and only blindly ape the West, where only negativity sells? जहां कहते हैं कि every relationship is adversarial, that everything has to be based on, on animosity. ये रिलेशनशिप हमारे यहां आज दुनिया भर में काम चल रहा है। हमारे एक मित्र हैं श्रीलंका से, कलिंगा सिनिवरत्ने, जो वैसे सिंगापुर में आजकल ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। वो एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, द बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहां महात्मा बुद्ध के जो परंपराएं जो रही है उसको लेकर वो आगे जो है उस पर एक संचार प्रक्रिया, वो कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में उसका जो है हमें समझने की आवश्यकता है कि वो कम्युनिकेशन मॉडल जो अहिंसा पर आधारित था, जो पीस पे आधारित था, शांति पर आधारित था, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो क्या भारत में हमको नहीं समझने की आवश्यकता है कि हमारा संचार की परंपरा क्या रही है? ये भी न्यू डायमेंशन में आता है एजुकेशन का। वी नीड टू गो एंड अंडरस्टैंड दोस ऑल्सो। दैट डज नॉट मीन वी आर रिजेक्टिंग everything that is Western, everything that is foreign. No. Let us try take out the best from everywhere, including ours. जब हमने लोकतंत्र की कल्पना की तो हमने सिर्फ अमेरिका और यूके को नहीं देखा। हमारे यहां जो गणराज्य हुआ करते थे, लिच्छवी गणराज्य हुआ करते थे, ये जो गणराज्य की जो परंपरा यहां होते थे उससे भी हमने सीखा। यहां के पंचायतों की परंपरा रही है, पंचों की परंपरा रही है, पंच परमेश्वर, ये इस देश की देन है, हमने उसमें से भी लिया। तो डेमोक्रेसी, कल हमने अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया था, तो हमने कोई विदेश से नहीं, हम वी वर डेमोक्रेटिक बाय नेचर, हमारे अंदर रहा है डेमोक्रेसी की एक कल्पना, ग्रामीण स्तर पे और नगरीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। हाँ, राजे रजवाड़े रहे, वो अपनी जगह, उसी के तहत सबको बोलने का एक अवसर मिला गया। हमने अपने यहां किसी सुकरात को हमने जो है हेमलॉक नहीं पिलाया, ना हमने किसी को सूली चढ़ाया। हर तरह के विचारों को हमने पनपने दिया। तो इसलिए इसको भी हमें समझने की जरूरत है न्यू डायमेंशन में। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अबाउट कंटेंट। हम टेक्नोलॉजी पर इतना जोर देते हैं, 5 साल का बच्चा भी टेक्नोलॉजी को समझता है, हमसे ज्यादा समझता है। घर में बच्चे को दीजिए, वो स्मार्टफोन अगर लॉक हो गया तो वो खोल के दे देगा आपको, आप नहीं कर पाएंगे। आप उसे टेक्नोक्रेट बना रहे हैं क्या? हम पत्रकार तैयार कर रहे हैं, तो कंटेंट दो ना, कंटेंट। उनके अंदर जो है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उनके अंदर ग्रूम करना है हमको। क्रिटिकल थिंकिंग,
प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने की एक परंपरा मैंने जैसे कहा इस देश में रही है। पूछिए प्रश्न, लेकिन अपना होमवर्क करके प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग, but because you have a curiosity, you have an inquisitiveness, you want to satiate your curiosity, तो उसका उत्तर ढूंढिए। मुझे ढूंढना है क्यों ऐसा, ये क्यों है। अगर कोई कहता मैं ऐसा ही हूं तो उसे पूछना तू ऐसा ही क्यों है। इसको बदलना है, वस्तु स्थिति पर प्रश्न चिन्ह करना है। स्टेटस कोइस नहीं चाहिए हमें। और फिर क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम अभी तक समस्या केंद्रित पत्रकारिता कर रहे थे, अब समाधान परख पत्रकारिता करने का समय आ गया है। समस्या तो है, हमें पता है, समाधान क्या है भाई, ये तो बताइए। मुझे याद है जब मैं जी में था तो मैं एक ब्लॉग लिखना मैंने शुरू किया जिसका नाम था इंद्रधनुष। अभी भी शायद कुछ अंक जी न्यूज के ब्लॉग में पड़े होंगे, जहां मैं सकारात्मक पहलुओं को, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेकर मैंने एक स्तंभ शुरू किया। बाद में डीएनए में मेरा एक स्तंभ प्रकाशित होना शुरू हुआ जिसमें मैं पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर मैं लिखने लगा। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अरे सर ओनली नेगेटिव सेल्स, नो न्यूज इज गुड न्यूज। और फिर जब मैं दूरदर्शन का संपादक बना तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, गुड न्यूज इंडिया। उसमें हम लोग संकलित करते थे देश भर से जो अच्छे समाचार है, और अच्छा समाचार मतलब सरकारी समाचार नहीं है। अच्छे समाचार मतलब व्यक्ति अपने पहल लेकर समाज में कैसा योगदान दे रहा है। कोई वनवासियों के बीच में काम कर रहा है, कोई ग्रामीण इलाकों में काम कर रहा है। इसको हमने एकत्रित किया और हर रविवार को आधे घंटे का कार्यक्रम शुरू किया। तब कई लोगों ने कह दिया कि अरे ये कौन देखता है, ये सब कौन देखेगा। आलोचक थे तब भी, लेकिन जितने लोगों को हमने दिखाए 200 एपिसोड के बाद जब हमने मुड़ के देखा तब हमने ये पाया कि उसमें से 1 दर्जन लोगों को सरकार ने हमारे शो में आने के बाद लगभग 1 दर्जन लोगों को पद्मश्री से नवाजे गए वो। लेकिन मेरे लिए बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी उपलब्धि तब हुई जब 2015 में मैंने जो शो शुरू किया, तब आधे घंटे के शो के लिए लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन 6 साल बाद 2021 में इंडिया टुडे पूरी की पूरी एक चैनल लॉन्च करती है जिसका नाम है गुड न्यूज टुडे। उसका बीज हमने गुड न्यूज इंडिया में बोया था। 6 साल बाद लोगों को यह पता चल गया, इस कोविड काल के बाद लोगों को समझ में आ गया कि नकारात्मक समाचार से जो अवसाद समाज में पैदा हो रहा था, जो डिप्रेशन पैदा हो रहा था, जो नकारात्मकता आ गई थी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने मना कर दिया अखबार तक पढ़ने से, टेलीविजन चैनल देखने से, सोशल मीडिया खोलने से। तो गुड न्यूज भी देखने की जरूरत है, सिर्फ नकारात्मकता नहीं है। समाज के अच्छे पहलुओं को, सकारात्मक पहलुओं को आपको उजागर करने की आवश्यकता है। तो एक चैनल पूरा लॉन्च हो गया। डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं, वरना कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं पैसे नहीं निवेश करती है, मैन पावर नहीं लगाती है। हम तो चलो सरकारी चैनल है, दिमाग में आइडिया आ गया, हमने शुरू कर दिया। लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर है। इन्होंने भी देखा कि लोग देखना चाहते हैं, दर्शक पॉजिटिव न्यूज देखना चाहते हैं। दर्शक समाज में सिर्फ बुराइयां नहीं देखना चाहते हैं। दर्शक जानते हैं कि हां ब्लैक मार्केटिंग हुआ कोविड के समय में। 500 का ऑक्सीजन का सिलेंडर 30,000 में बिक रहा था। दवाइयां जो है 10 गुना 100 गुना रेट पे बिक रहे थे। लेकिन वहीं लोगों ने, जिन्होंने अपने तीर्थयात्रा और हज के लिए जो पैसा जमा करके रखा था, उसको जो है पलायन करते हुए मजदूरों पर खर्च कर दिया। ये भी समाज का एक पहलू था जिसको भी उजागर करना बहुत जरूरी था।
तभी जाके समाज में विश्वास पैदा होता है। वो भी मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है, सकारात्मक ऊर्जा तैयार करने के लिए समाज में, समाज के आंतरिक शक्ति को उभारने की जरूरत है। यह भी मीडिया का दायित्व है। मीडिया का दायित्व सिर्फ सूचित करना और शिक्षित करना ही नहीं, समाज को प्रेरित करना भी है। इस पहलू के बारे में भी हमें युवा पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है, उनको सिखाने की आवश्यकता है। यह भी न्यू डायमेंशन ऑफ मीडिया है। मीडिया में कंटेंट को लेकर आज एजुकेशन का क्षेत्र हो या पब्लिक हेल्थ का क्षेत्र हो, आज कंटेंट की डिमांड है। आज कस्टमाइज्ड कंटेंट की जरूरत है। बोस्टन और ब्रिस्बेन में बैठा हुआ व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, आज ये जानना चाहता है कि मेरे बरेली में, मेरे बनारस में, मेरे बिहार में क्या हो रहा है। उसको तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में वो खबर नहीं मिलती है। जर्मनी में बैठे हुए भारतीय मूल का व्यक्ति जानना चाहता है, कश्यप जी, कि झारखंड में क्या हो रहा है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलता है। तो वो यूट्यूबर्स के पास जाता है, वो ब्लॉगर्स के पास जाता है, देखने के लिए कि मुझे वो कंटेंट मिल रहा है या नहीं। मेरा एक मित्र हर रोज जलंधर में बैठा 1 घंटे का प्रोग्राम तैयार करता है। पूरे दिन भर के पंजाब के समाचार को एकत्रित करता है और उसने एक YouTube चैनल शुरू कर रखा है और उसको चलाता है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, भैया दिन भर तो चलता रहता है, उसको तुम इकट्ठा करते हो और तुम उसको दिखा देते हो, तो लोग तो दिन भर देख ही रहे हैं। कहते लोग तो पंजाब में देख रहे हैं ना, मैं तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम जो लोग अमेरिका में हैं, जो कनाडा में हैं, उनके लिए बना रहा हूं भाई। और वो लोग मुझे महीने के 1 लाख रुपए खर्च करते हैं मुझ पर, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके पिंड में हो क्या रहा है, लुधियाने में हो क्या रहा है, बटाले में हो क्या रहा है, खन्ना में हो क्या रहा है, चंडीगढ़ में हो क्या रहा है, अमृतसर में हो क्या रहा है। वो जानना चाहते हैं कि साडे पंजाब में की हो रही है। ये जानकारी तभी मिलेगी जब कोई एकत्रित करने वाला हो। वो मेरा और आपका विद्यार्थी करेगा। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब हम जॉब सीकर्स को ही नहीं, जॉब क्रिएटर्स को तैयार करेंगे। मीडिया एजुकेशन का नया डायमेंशन वो है। प्लेसमेंट सेल को हमने अपने विश्वविद्यालय में नाम बदल के प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल बना दिया, यानी कि उद्यमिता तैयार करना है उनके अंदर। ये होना है कि नहीं, नौकरी तुमको लेना नहीं है, 5 लोगों को देना भी है। और अभी मेरे विद्यार्थी के एक सेटअप को मैंने उद्घाटन किया, उसमें वो अभी पास आउट हुआ है और इस वक्त वो 4 हमारे विद्यार्थियों को 7-7 हजार रुपए देके इंटर्नशिप दे रहा है। आज जरूरत है कस्टमाइज्ड कंटेंट की। लोग चाहते हैं हमारे पास स्पेशलाइज्ड कंटेंट आए। कहां से देंगे आप? है नहीं कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट की खूब डिमांड है। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा एरिया है। मैंने कई टेक्नोलॉजी के पहलुओं को लेकर आपके बीच में बात रखी। मेरे ख्याल से जो 1 घंटे का निर्धारित समय जो आपने मेरे लिए तय किया था, वो मैंने पूरा किया है। मैं अपना समय का उल्लंघन नहीं करता हूं। टेलीविजन का जर्नलिस्ट रहा हूं। 5 मिनट का बुलेटिन 4 मिनट और 59 सेकंड में समाप्त कर देता हूं। तो आपने मुझे समय दिया, आप लोगों के बीच में आने का, आपको संबोधित करने का, और आपने बहुत सब्र से आपने मेरे बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न शंका हो तो मैं उपलब्ध हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब सबके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने भी अब थोड़ा बहुत सीख लिया है आफ्टर गूगल में क्या होता है। जी धन्यवाद सर। मैं भी आपकी बात सुन करके ये
ध्यान आ रहा था कि 1 साल से तो नकारात्मक खबरें चलाने की वजह से कोरोना में चैनल देखना बंद कर दिया, न्यूज चैनल। और जब अखबार में नई दुनिया में काम कर रहा था तो अखबार सुबह देखता था तो निगेटिविटी हावी हो जाती थी दिमाग में। तो आलोक मेहता जी ने एक दिन नाराजगी जताई कि अपना अखबार क्यों नहीं मंगाते। मैंने कहा सुबह सुबह जब देखता हूँ कि इसमें ये कमियां हैं तो एकदम नकारात्मक चीजें हावी हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं मंगाता। बहुत खूब। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। जैन जी। जी जी, सबको जितना सुने कम ही लगता है, आभार ही कहूँगा। लेकिन मैं इससे पहले कुछ प्रश्न हमारे यूट्यूब में आए हुए हैं, संभवतः सर के पास को लिंक भेज दिया गया होगा, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ अभी। हमारे प्रतिभागी कहते हैं कि आप एक युगधर्मी पत्रकार रहे हैं और आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनका सवाल है कि क्या पत्रकारिता में नए कोर्सेस पाए जाने की जरूरत है, और अगर ये है तो भारतवर्ष में ये किस तरह से लागू किया जा सकता है आसानी से? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, अब जो ट्रेडिशनल कोर्सेस से आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ मेडिकल फील्ड का। सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। पहले हॉस्पिटल्स होते थे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, यानी कि आपका टांग टूट गए तो आप चले गए फ्रैक्चर ठीक कराने के लिए, तो एक ऑर्थोपेडिक होते थे, वो तो हुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके दांत के लिए आप जाते थे आप एक डेंटिस्ट के पास, यानी कि पहले सिर्फ फिजिशियन हुआ करते थे, MBBS बाबू। उससे हटकर आप चले गए MD वाले स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन अब ज़माना आ गया है सुपर स्पेशलाइजेशन का, यानी कि आपका फ्रैक्चर हुआ तो आप हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए आप जाएंगे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन के पास, और बुजुर्ग आदमी का हुआ है तो उसके लिए आप जाएंगे जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन के पास। दांत, अगर छोटे बच्चे का दांत का सवाल है तो उसके लिए पेडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। इसलिए मीडिया में भी पहले हम तैयार करते थे that you have to be a jack of all trades and master of none। अब हम कहने लगे हैं you have to be a jack of all trades but master of one, at least one। एक विषय में विशेषज्ञता आपकी होनी चाहिए। और अब नए नए आयाम, अब जैसे हेल्थ आज बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, तो पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन, इस पर कोर्स शुरू करने चाहिए। बहुत बड़ा आयाम है। हमने अभी 2 पत्रकारिता के नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारे खंडवा परिसर में जो किशोरदा की जन्मभूमि है, वहाँ से हमने शुरू किया है फिल्म पत्रकारिता। अब फिल्म स्टडीज़ के तो कोर्सेस रहे हैं, सिनेमा स्टडीज़ हैं, फिल्म प्रोडक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, लेकिन फिल्म जर्नलिज्म पर आज तक कहीं कोई कोर्स नहीं शुरू हुआ। फिल्म जर्नलिज्म के नाम पर अफवाहें, जिसे कहते हैं कि मिर्च मसाला डली हुई खबरें, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कलाकारों के, उनके बेडरूम में क्या हो रहा है, उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है। लेकिन फिल्म पत्रकारिता, फिल्मों के बारे में आलोचनात्मक दृष्टि से फिल्मों को देखना, फिल्म में बदलते हुए रुझान को समझना, ये सब समझने की आवश्यकता है। इसलिए फिल्म पत्रकारिता हमने शुरू किया है पाठ्यक्रम हमारे रीवा के परिसर से, ग्रामीण पत्रकारिता।
क्योंकि विकास पत्रकारिता का दौर खत्म हो गया लगता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संचारकों की भूमिका बढ़ गई है, चाहे वो सरकारी योजनाओं को लेकर हो या निजी क्षेत्र को अपना सामान बेचने को लेकर। इसलिए ग्रामीण पत्रकारिता ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है कि हम किस तरीके का कोर्सेस हम तैयार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्कोप बहुत है, गुंजाइश बहुत है। जरूरी है आवश्यकताओं को समझना और साथ के लिए ये भी सुनिश्चित करना कि वो कोर्स का आउटकम क्या है, कहाँ ऐसे पत्रकारों के जिनको हम तैयार कर रहे हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ हो सकेगा, ये भी आवश्यक है। सर को जानकारी देना चाहूँ कि प्रश्न बहुत तेजी से आते हैं और बहुत बार तक भी आते रहेंगे, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है, पर आपके समय की बहुमूल्यता को देखते हुए एक आध प्रश्न सब पूछेंगे चाहूँगा मैं। ये प्रश्न भाषा को लेकर है। डिजिटल मीडिया का जो स्वरूप तेजी से हमारे बीच में पसर रहा है, इसमें एक प्रकार का भाषाई संकट को लेकर कई लोग चिंता करते हैं, तो इसे हेलो, आप किस रूप में देखते हैं? अच्छा, भाषाई, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। मैं ज़्यादातर संस्थाओं में जब जाता हूँ, अखबारों के यहाँ, टेलीविज़न चैनलों में, तो लोग यही मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल के बच्चों में भाषा की, वर्तनी की बहुत कमी दिखाई देती है, उस पर क्या किया जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि क्या है कि सोशल मीडिया की भाषा 280 जो अक्षरों में आपको समाप्त करना है, अपनी बात रखना है, तो हाउ आर यू, HWR और यू, हाउ आर यू हो गया। वो भाषा अब हमें जो है प्रभावित करने लगी है। हम अपने साधारण बातचीत में भी, लेखन में भी हम उस तरह के भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने विश्वविद्यालय में एक मीडिया प्रयोगशाला या मीडिया लैब वो हम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें उच्चारण, वर्तनी, व्याकरण, इन सब विषयों पर हम लोग काफ़ी जोर देंगे। ये हमारा विशेष दायित्व बनता है। मैं मानता हूं कि भाषा सिखाना तो किसी भी पत्रकारिता संस्था के लिए पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम भाषा को सिखाएं। वो जिस भी विद्यालय, महाविद्यालय से आए हैं, वहीं से उनको करके आना पड़ेगा। मैं काखा ग से तो शुरू नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो जो प्रदूषित हुआ है उसको दुरुस्त करने का प्रयास जरूर कर सकता हूं। तो इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा, और नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका महत्व दिया गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय में एक भाषाई विभाग होना चाहिए। तो हम भी अपने विश्वविद्यालय में स्थापित करेंगे। जी, सारे उस तरह से हम सर, और आपके व्याख्यान के सार के रूप में एक दो बिंदुओं पर मैं प्रतिभागियों के साथ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और हम आपको देख पा रहे हैं कि बहुत तरह की जिम्मेवारियों के कारण आपकी व्यस्तता हमें झलक रही है। आपने अपने सार्वजनिक व्याख्यान में हमें एक नई दिशा दी है। आज मीडिया शिक्षण की शताब्दी, यानी पूरे 100 वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्षों में उपलक्ष्य, लेकिन आज भी मीडिया एक अनजाना सा पहलू, एक युवा की भूमिका में लोगों की समझ में है। और ये इसलिए है क्योंकि मीडिया को लेकर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई बहुत कानून की बात हमारे देश में नहीं है। ऐसे में नैतिक आधार ही मीडिया को नई दिशा दे सकती है, और इस नैतिकता